तो सबसे पहले तो ये सवाल कि बीटेक से बॉलीवुड कैसे पहुंच गए। वो बोलते हैं कि जो डेस्टिनी होती है आपको अपनी मंजिल तक अपने आप ले आती है। दोस्तों ने कहा कि एक्टर टाइप कीड़ा था अंदर था नहीं, डाल देते हैं लोग, मुझे लगता है यार दोस्त बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ भैया एक्टर टाइप लगता है, चले जा बॉम्बे। क्या मुश्किलात होती है किसी एक नए एक्टर के लिए मुंबई जैसी नगरी में पहली बार पहुंचना, ना किसी को जानते ना पहचानते, ये भी नहीं पता कुछ चलेगा नहीं चलेगा। जो सपने जब टूटते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं होती लेकिन उसका दर्द बड़ा कमाल का होता है। मैं बात करता हूँ कोविड की, क्योंकि कोविड की बात किए बिना तो ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको उसने मसीहा बना दिया। कितना पैसा लग गया होगा, कोई है आइडिया, या आंख बंद करके लगाया? करीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था पूरे इंडिया के अंदर। और जब मैं छोड़ने गया ना सुन भाई, तो सारे लोग उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। एक ऐसा जैसे फिल्म में एक म्यूजिक चलता है ना आपकी लाइफ के अंदर, हर चीज़ स्लो मोशन में दिखती है। और मैं जब वापस भी आ रहा था उनको छोड़ के, तो हज़ारों लाखों लोग जो फ्लाईओवर्स के नीचे बैठे थे ना, स्लो मोशन में मुझे जाते हुए दिखे। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं कि जो कभी ज़िंदगी में जहाज़ में नहीं बैठेंगे जी, और सोनू सूद साहब जहाज़ के बाहर छप गए। कुछ लोग कह रहे थे कि पीआरवी आ रहा है, खुद करा दिया शायद। नहीं, खुद नहीं करवा ऐसा ऑफिशियली आई कैन से दैट कि ऑल थैंक्स टू स्पाइसजेट कि उन्होंने ये किया। एक ही सवाल है, फतेह क्यों देखें लोग? मतलब आप जेम्स बॉन्ड देखें तो आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा हो रहा होगा। आप टॉम क्रूज को देखें तो लगता है कि हाँ यार ये मेहनत कर रहे हैं लोग यार। लेकिन जब इंडियन सिनेमा में आ जाते हैं तो लगता है यार ये क्या यार, वो साइकिल के पीछे छुपा आदमी गोली से बचने के लिए मिथुन दा बैठे साइकिल के पीछे और कोई गोली चला। मेरे अंदर हमेशा एक था कि मेरे को समझ नहीं आता, जो आपने सवाल पूछा मेरे अंदर भी था, यार ये वो नहीं है, हम वेस्ट जैसे क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं ऐसा एक्शन कर पा रहे। तो मैंने एक्शन लिखा फिल्म का खुद से, क्या स्क्रिप्ट लिखा उसका कि एक्शन में होगा क्या, क्या मारेगा, कैसे मारेगा, गन भी खत्म होगी इसकी। और जब लिखा तो मैंने लीव इट टेकर है, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल ऐसी फिल्म, ये सब फिल्में बनाई। तो मैंने उनको बोला और मैंने अपने बेटे और उनके दोस्तों को बताया, मैं क्या वाई विल यू वॉच फतेह, फतेह क्यों देखोगे? फिर ऐसा एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम एक शॉट में लगा, सिंगल शॉट। कितनी देर का? या 3.5 मिनट, 3.5 मिनट का सिंगल शॉट, नो कट। मुझे वो भी सुनने में आया कि वो कंगना जी की फिल्म के शो कम कर दिए और आपकी फिल्म के बढ़ा दिए, ऐसा भी कुछ हुआ है? बता दो। अरे बता दो। मुझे नहीं पता। आपका तो पुराना 36 का आंकड़ा भी है थोड़ा सा। मेरा 36 का आंकड़ा नहीं वैसे। नहीं, वो मणिकर्णिका वाला भी कुछ एपिसोड है ना। या ये मुन्नी बदनाम वाला गाने का भी कुछ सीन है कि वो आपके लिए था और बाद में वो सलमान भाई उसमें कूद गया कि नहीं मैं करूँगा टाइप्स। आज की डेट में रोल्स जो कास्ट होते हैं ये कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कम होते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोइंग कितने है इस आदमी की। सवाल यहाँ बनता है कि जो नया लड़का नई लड़की मुंबई जाना चाहते हैं करियर बनाने के लिए, कि क्या 2-3 चीज़ें करनी है और क्या 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है? भरी हुई बस के अंदर ही जेब कतरे पाए जाते हैं। कोविड दुनिया के लिए एक महामारी थी, लेकिन उस बीमारी ने एक आम इंसान को मसीहा बना दिया। आज मेरे साथ हैं सोनू सूद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सोनू भाई। आपका और हमारा नाम एक ही है जी। मुझे भी बचपन में तो नहीं किसी ने पूछा, लेकिन जब बड़े होने लगे तब मैं मुंबई में जब एक्टर बनने आया तब किसी ने बोला था यार सोनू नाम का कोई एक्टर कैसे होगा, तो लोग बोलेंगे एक्टर है सोनू सूद है, सोनू सूद नाम का कोई हीरो नहीं होता। सरनेम हटा दो तो बहुत अजीब सा लगता है। तो सब पूछते थे कि आपका असली नाम क्या है, तो बोला असली नाम भी यही है। तो आपसे भी यही सवाल पूछा जाता होगा? अरे मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे नाम पे तो जूस कॉर्नर, चाट भंडार, पान भंडार, मैंने कहा बहुत जगह चलता है हमारा तो। तो सबसे पहले तो ये सवाल कि बीटेक से बॉलीवुड कैसे पहुँच गए? तो भाई क्या है कि वो बोलते हैं कि जो डेस्टिनी होती है आपको अपनी मंजिल तक अपने आप ले आती है। फादर की कपड़े की शॉप थी पंजाब में, ये सोचा कि इंजीनियरिंग ख़त्म करके पापा का बिज़नेस ज्वाइन करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे उसको। लेकिन कहीं ना कहीं आई वॉज बिटन बाय द एक्टिंग बग। दोस्तों ने कहा कि एक्टर टाइप कीड़ा था अंदर था नहीं, डाल देते हैं लोग, मुझे लगता है यार दोस्त बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ भैया एक्टर टाइप लगता है, चले जा बॉम्बे और हम भली करेंगे। तो फिर यहाँ पर पहुँच गए शहर में और लगा कि 1 आध साल देते हैं, देखते हैं कि होता है क्या होता है। लेकिन वो 1 साल कब 3-4 साल में बदल जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि 1 साल में तो सड़कें नहीं पता चलती कौन सी सड़क किधर जाती है मुंबई की। बट एक विश्वास था, क्योंकि माँ बाप ने बोला था कि अभी गया तो बन के आना और बनेगा तो पक्का। सो आई थिंक उस विश्वास ने वो सफ़र को मुश्किल नहीं होने दिया। एक लगा कि हो जाएगा। क्या मुश्किलात होती है किसी एक नए एक्टर के लिए मुंबई जैसी नगरी में पहली बार पहुंचना, ना किसी को जानते ना पहचानते, ये भी नहीं पता कुछ चलेगा नहीं चलेगा?
देखिए भाई कि जो सपने जब टूटते हैं ना, उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द बड़ा कमाल का होता है। सो जब इंसान यहाँ से जाता है अपने सपने लेकर वो एक्टर बनने के लिए, उसको लगता है कि कोई देखेगा तो अचानक आपको बुला लेगा। मैं भी फिल्म सिटी में जब गया, 400 रुपये बाहर गार्ड को दिए थे, अंदर गया और मुझे लगा कि किसी सेट के बाहर खड़ा रहूँगा तो शायद कोई एक प्रोड्यूसर देख के बोलेगा अरे हीरो टाइप दिखता है, इधर बुला लो उसको, काम देते हैं, दे दे। ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा हो जाएगा, पर किसी ने देखा नहीं, खड़ा रहा सेट पे, देखता रहा फिल्म की कोई शूटिंग चल रही है, और फिर लगा कि ये सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। और ऑफिस दर ऑफिस जाते हैं आप, पिक्चर्स देते हैं, बहुत दफ़ा लोग आपकी पिक्चर्स की तरफ देखते भी नहीं और पकड़ के रख देते हैं, और आपको पता चलना शुरू होता है कि जिस दुनिया का आप हिस्सा बनना चाहते हैं वहाँ पे ज़रूरत बड़ी कम है और आने वाले बहुत ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा है और हर रोज़ बढ़ती जा रही है और डिमांड उतनी है नहीं है। सो अगर टिक सकते हो, पेशेंस है, तो टिके रहना पड़ेगा, और कब होगा नंबर आएगा तो पता नहीं। क्या मुश्किलात थी शुरू में? कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसने यार कहा हो यार तो फंस गए यहाँ पर आकर, यार नहीं आना चाहिए था? देखिए ऐसा कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, ये तय था कि बनना है, हो जाएगा, ये तय था। एक दिन भी नहीं मुझे ऐसा लगा कि ये होगा नहीं, पर मुझे था कि ये कब होगा, बस ये है कि जल्द हो जाए ताकि माँ बाप देख पाएँ कि स्ट्रगल नहीं कर रहा बेटा, कुछ ठीक ठाक। और वो जो स्ट्रगल का दौर था उसमें माता जी पिताजी कैसे कनेक्ट रहते थे? उनको तो लगता होगा कि बेटा चला गया इतनी दूर, जिगर का टुकड़ा, और वहाँ भी कुछ हो नहीं पा रहा टाइप्स। नहीं, मैं तो हर रोज़, मेरी एक आदत थी, कॉलेज जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब से लेके जब मैं एक्टर बनने की स्ट्रगल करता रहा, मेरा एक रोज़ था कि मैं हर रोज़ अपने माँ बाप को फ़ोन ज़रूर, एवरी सिंगल डे। तो जब STD PCO होते तब लाइन में लगते थे, धीरे धीरे डायल करते थे, टोन जाती थी। आजकल की नई जनरेशन रात को आधा रेट लगता था। हाँ, रात को आधा रेट, 7 से 9, आधा 9 से 12, 1/4 हो जाता था। तो उस समय कई बार मम्मी पापा जल्दी सो जाते थे, तो जब फ़ोन करते थे तो उनसे ही पहला मेरा ही सवाल होता था, और मामा क्या चल रहा है? तो कहते बस इंतज़ार चल रहा है, जब तेरे यहाँ से फ़ोन आएगा कि कुछ अच्छा मिल गया है, कुछ ब्रेक हुआ। तो अभी तो हाँ, तेरे से ही कुछ सुनने का होता। तो एक और रोज़ स्ट्रगल करने का एक और जुनून मिलता था कि यार आज कुछ करके आना था कि मैं कुछ अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ उनको। सो वो एक स्ट्रगल था कि माँ बाप देख लें कामयाबी होती हुई। सो वो मुझे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए बस। तो और देर हमेशा होती है। तो उन्होंने देखी कामयाबी या देर हो गई? मेरे मदर ने किसी हद तक देखी, पापा ने थोड़ी सी ज़्यादा देखी होगी। मेरे मदर जोधा अकबर जब आने वाली थी 2007 में फेब में, तो अक्टूबर में मेरे मदर नहीं रहे, और उन्होंने ट्रेलर देखा था जोधा अकबर का, और उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तेरे लिए एक अच्छी टर्निंग पॉइंट रहेगी, एंड वी लुक फॉरवर्ड की साथ में। प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी, मैंने पढ़ाती थी, हाँ जी। तो बड़ा अच्छा लिखती थी, इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर की बैकग्राउंड थी उनकी। चिट्ठियाँ बड़ी, ज़िंदगी उन्होंने मुझे चिट्ठियाँ बड़ी लिखी हैं, और जब मैं फ़ोन पे भी बात उनसे करता था तो मैं उनसे, क्योंकि आप हर रोज़ बात करते हो तो आपके पास नया कुछ लिखने के लिए नहीं होता है ना कि आज आप क्या लिखो, क्योंकि आपकी बात तो हो गई शाम को। तो वो फिर भी लिखती थी, मैं बोलता था मम्मा आप लिखते हो फ़ोन पे तो बात हो गई। तो कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड्स रहेंगे तेरे पास जब मैं नहीं रहूँगी। तो फ़ोन्स के रिकॉर्ड नहीं होते, इन चिट्ठियों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो बड़ा आत्मीय रिश्ता था, मुझे लगता है बात करते करते भी थोड़ा सा वो नमी सी आंखों में उतर आते हैं। आजकल ऐसे लोग ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, इस सफलता के ऊपर भी आंखें नम हो जाएं अगर। नहीं, मुझे लगता है कि वो जो रिश्ता हम लोग महसूस करते थे, मुझे लगता है शायद आज की जनरेशन कहीं ना कहीं मिस कर रही होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके पास देखने के लिए, सुनने के लिए, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन थी, वो मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे रिश्तों से। मुझे अपनी मदर से या फादर से बात करनी, मैं आज भी उनकी चिट्ठियाँ खोल के पढ़ लेता हूँ। मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जब कल हमारे बारे में बात करेगी, कोई भी तो क्या होगा उनके पास, क्या होगा, तो क्या बातें करेंगे ना, किससे बात व्हाट्सएप की चैट, या तो वो भी नहीं आती, वो आजकल वो भी डिसअपीयरिंग में चली जाती है, आजकल फ़ोन बदलता है तो वो भी गायब हो जाती है। सो वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो चैट भी इमोजी में कन्वर्ट हो गई है ना, इमोजी होती जा रही है धीरे धीरे, हर चीज़ छोटी होती जा रही है। सो वो मुझे लगता है कि आज कहीं मिसिंग है। बट आई फील ब्लेस्ड कि मेरे मदर उस समय उन्होंने उन चीज़ों की अहमियत रखी थी। जो फ़ोटोग्राफ्स मेरे मदर के पास हम लोगों के खींचे हुए फ़ोटोग्राफ थे, उसके पीछे नोट्स लिखे रहते थे कि आज ये गोवा की पिक्चर है, मेरा बेटा अच्छा आज शूटिंग पे आया लेकर मुझे, इस फिल्म की सुपर की शूटिंग चल रही थी और मैं पहली दफ़ा गोवा। यू टॉक लॉट अबाउट योर मदर ना, बहुत बात करते हो ना आप? या मेरे मदर फादर दोनों, आई थिंक वो एक
लाइफ का। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि लगाव तो मदर के से ज़्यादा है, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस खोला तो पापा के नाम से खोल दिया? नहीं, मेरे फादर के साथ भी बहुत, मेरा ऐसी बात नहीं, बहुत लगाव था। तो मदर के नाम से नहीं खोला प्रोडक्शन हाउस? उनका भी देखिए, पापा के नाम पे इसलिए खोला कि उस समय पापा थे मेरे, जब उनके सामने ही मैंने खोला था। और मेरे पापा एक्सप्रेस कम करते थे, चुप रहते थे बड़ी ज़िंदगी में, उन्होंने कभी डांटा नहीं, इंट्रोवर्ट थे। हाँ, तो बट बहुत सपोर्टिव थे। और मदर के जाने के बाद उनका एक अलग रूप था। उनके जो उन्होंने पूरी लाइफ एक्सप्रेस नहीं किया, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए बताने के लिए कि शायद जो मदर का जो कमी है वो पापा थोड़ी ज़्यादा पूरी कर पाए। और उनको एक मुझे लगता था कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी एक्सप्रेस ज़्यादा करने की, सिर्फ प्यार दिखाने की पर्सनैलिटी थी, जो उनका वो दिखता था कि उन्होंने एक एफर्ट डाला है एज ए फादर हु ऑल्सो वांट्स टू फिल द गैप ऑफ अ मदर, वो बड़ा स्पेशल था। और मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी होने दी है। पहली दफ़ा जब दिल्ली मुझे छोड़ने आए, मुझे याद है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो उन्होंने अपनी मोगा जाना था उनको वापस, तो उन्होंने उनके पास जो पैसे पड़े रहते बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज करते थे कि पहले 100 का नोट, फिर 50 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा एक रबर बैंड चढ़ा होता था, ऑर्गेनाइज। तो वो उन्होंने पूरा का पूरा निकाल के दे दिया कि तू जा अपना रख ले। पैसे तो उन्होंने दिए थे कि तेरे को शायद और जरूरत पड़े। मैं पापा आपको वापस जाना होगा, नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, तू जा। वो बड़ा स्पेशल टोकन था कि फादर जो है अपनी हर चीज़ निकाल के देता है कि इतनी सफलता के बाद ये सब चीज़ें याद हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर तो लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है बिना सफल हुए ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये होना बड़ा ज़रूरी। मैं जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था कि शायद जो अपब्रिंगिंग हमारे मदर फादर ने दी है वो हम लोग शायद मिस कर रहे हैं, नहीं कर पाते, अपने बच्चों को दे पाऊँ। मेरा ऐसा था कि उनकी अपब्रिंगिंग में भी वो एक अटैचमेंट और एक रिश्ता जुड़ा रहे आत्मा के साथ, और वो मैं आज ब्लेस फील करता हूँ कि वो है मेरे बच्चों में आया। वो इसलिए शायद आया क्योंकि उन्होंने भी घर पे देखा कि मैं अपनी मदर की चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, उन्होंने ही पढ़ी। मेरी मदर ने मेरे बड़े बेटे के लिए उस समय वो 1.5 साल 2 साल का होगा, तो उसके लिए भी चिट्ठी लिखी थी, व्हेन यू विल ग्रो अप यू माइट बी 16, यू माइट बी 17, आई माइट नॉट बी हियर, बट रिमेंबर दैट योर फादर वर्कड रियली हार्ड टू रीच वेयर ही इज टुडे, फॉलो हिज फुटस्टेप्स, वैसा बनना। आज मैं नहीं हूँ। तो मेरे आप सोचिए कि अपने ग्रैंड सन के लिए उन्होंने वो चीज़ें लिख के दे दी जब वो बड़ा होगा, 16-18 साल का बड़ा होगा। सो उस समय इतने सालों बाद पहले भी उनका वो विजन था। वो पहला खुशी का मौका कब दिया मदर को, जब फ़ोन किया होगा कि फाइनली क्रैक कर लिया यार? याद है वो दिन? याद है मेरे को। क्या कौन सा मूवी था या कोई क्या था? कमर्शियल? मेरी पहली फिल्म थी, कलरगर नाम की फिल्म थी। खैर वो तो खैर छोटी थी, मुझे कोई ऐड भी मिल जाती उससे भी खुश हो जाती थी। पहला खुशी का कि बहुत आज जाता हूँ पीसीओ पे और फ़ोन लगाता हूँ कि फाइनली क्रैक कर दिया। वो पहली फिल्म थी जो तमिल फिल्म थी मुझे, कलरगर। तो मैं पीसीओ पे था, चेन्नई में था जब मैंने ओके हुई फिल्म, और बारिश का टाइम था मुझे याद है। तो मैं पीसीओ ढूंढ रहा था, चलते चलते पैदल घूम रहा था गली के अंदर, मुझे पीसीओ मिल जाए। तो एक पीसीओ मिला, वहाँ पे ऑलरेडी सब लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा। फिर मैं दूसरे पीसीओ ढूंढने के लिए गया और मैं पैदल चल रहा था बारिश के अंदर, और मैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट थी। और मुझे याद है जब पहला कॉल लगा तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा पहली पिक्चर मिल गई है। तो शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, हैप्पी कि यार अच्छा, वेरी गुड, तमिल फिल्म है। और उन्होंने अगले दिन जाके मोगा से लुधियाना जाके एक बुक खरीदी, हाउ टू लर्न तमिल, और मुझे वहाँ से कुरियर की पंजाब से कि तू सीख लेना, भाषा तेरी नहीं है, कुछ चीज़ें वर्ड सीख लेना। तो मैं जब पहली दफ़ा शूटिंग के लिए गया ट्रेन में मुंबई से, तो मैं सारी रात दिन वो बुक पढ़ रहा था कि पानी को तन्नी बोलते हैं, इधर आजा गुआगा बोलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा था। वो आज भी किताब मेरे पास पड़ी हुई है वो वाली। सो आई थिंक वो एक जेस्चर था। शी कुड सी कि क्योंकि प्रोफेसर थी, उनको पता था कि कोई भी काम करो उसमें तैयारी से घुसना ज़रूरी है। जब जोधा अकबर की तो उन्होंने मुझे हिस्ट्री की बुक्स दी थी कि इसके बारे में पढ़ना। सो आई थिंक वो एक स्कूल था जो एक मोटिवेट करता रहता था। मैं बात करता हूँ कोविड की, क्योंकि कोविड की बात किए बिना तो ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है, और आपने बहुत जगह बात किया भी होगा। एक महामारी थी जिसने डिज़ास्टर ही किया पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन आपको उसने मसीहा बना दिया।
कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस डिज़ास्टर का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा जी। मुझे तो इसलिए भी याद है क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड, आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ इन कोविड इन अ गैप ऑफ 1 day. माई वाइफ वाज हॉस्पिटलाइज्ड 28 days इन ICU विद अ बायोपैक मशीन. और उस दौर पे इंजेक्शंस नहीं थे, और जब मैंने किसी को बोला कि इंजेक्शन चाहिए तो उन्होंने बोला 45,000 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र कर दो. आई ट्रांसफ़र, और उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है. तो वो ऐसा भी स्कैम भी उस दौरान चल रहे थे. लेकिन उस दौर में आप एक मसीहा बन के बाहर निकलते हैं. बिहार हो चाहे यूपी हो, दुनिया भर के लोगों के लिए एक जैसे ना पीर पैगंबर होता रहा है इस धरती के ऊपर. ये मतलब पहले से था कि मेरे को सोशल कॉज करना, या वो इंस्टेंट कुछ ऐसा हुआ कि उस डायरेक्शन में चलते गए और चीज़ें बनती गई? वो इंस्टेंट हुआ. मुझे नहीं पता था कि इससे पहले कभी सोशल कॉज किए हों. मैं करता तो आया हूँ. जब मेरे फादर लंगर लगाते रहे सारी लाइफ दुकान के बाद, मेरी मदर सारी लाइफ बच्चों को पढ़ाती रही हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं ब्लड में था मुझे लगता है. मैं जब कोविड शुरू हुआ, मैं तो 200 किट्स देने गया था एक जगह पे कि यार खाना मिलता, तो मैंने 200 किट्स पैक कराई कि मैं दे के आ जाता हूँ. जब मैं देने गया तो नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने बोला कि मैंने फिर एक ट्रक रोज़ मैं फ्रूट्स का खड़ा करता था. एक कालबा चौक करके जगह है अपना बॉम्बे में थाने के पास, तो वहाँ से सारे जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ से पैदल वहाँ से जाते थे यूपी, जहाँ बिहार, जहाँ पे भी जाना उनको. तो मैं जब ट्रक खड़ा करता तो एक फैमिली ने आके, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनका छोटा बच्चा था एक गोद के अंदर, और एक छोटा बच्चा खड़ा था. कहते आप 10 दिन का हमें फ्रूट्स दे सकते हो. तो मैं क्या करेगी 10 दिन का लेके. तो कहते हमें पैदल जाना है, कर्नाटका जाना था उनको फ्रॉम मुंबई. तो हम धीरे धीरे खाते जाएंगे. तो मैं क्या पैदल छोटे से बच्चों को लेके कैसे जाओगे आप? तो कहते नहीं सर और कोई तरीका नहीं. तो मैं बोला कि अगर मैं आपको बस करवा दूँ तो आप लाओगे? कहते हम 300-350 लोग हैं, पूरे एक कम्युनिटी थी उनकी, बंजारों की कम्युनिटी. अच्छा. तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ. तो मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन गया. सीधा पुलिस स्टेशन जाके मैंने जब बात किया तो कहते नहीं, परमिशंस आर नॉट अलाउड, बसेस नहीं चलेंगी. तो मैंने बोला देखो पैदल तो जा ही रही हैं, तो बस भेजने में क्या दिक्कत है? कहते ना तो आपको ड्राइवर मिलेंगे, ना आपको उस स्टेट की परमिशंस मिलेंगी जाने के लिए, और ना बीच वाली स्टेट की परमिशन मिलेगी. और इधर मुझे जितने लोग जाते हैं उनके सबके कोविड टेस्ट चाहिए. अगर आप सब वो ओके करवा के ला के दोगे और बसेस की परमिशन ला के दोगे, उस स्टेट के अंदर आने की परमिशन ला के दोगे, तो मैं अलाउ करेंगे हम लोग. और तभी पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा. तो मैंने वो कर दिया. मैंने स्टेट्स में बात खुद से फ़ोन लगा के जो अपना रिसोर्स लगाया. तो सोच लगाई मैंने, परमिशंस ली, बसेस ली. बस के ड्राइवर माने ना जाने को भी, हम तो मर जाएंगे, हम कैसे जाएं. तो उनको ज़्यादा पैसे ऑफर किए. मैं कि तुम जा तो सी यार, बचाएं. थोड़ा ह्यूमैनिटी का एंगल दिया. और वो 10 बसेस मैंने रेडी की जाने पहली बार कर्नाटक, पहली दफ़ा 350 लोग गए थे उसमें. और जब मैं छोड़ने गया ना सोनू भाई, तो सारे लोग, उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे. कोई पैर छू रहा था कि सर हम बच जाएंगे तो मैं वापस आएंगे. तो एक ऐसा, जैसे फिल्म में एक म्यूज़िक चलता है ना आपकी लाइफ के अंदर, हर चीज़ स्लो मोशन में दिखती है. और मैं जब वापस भी आ रहा था उनको छोड़ के, तो हज़ारों लाखों लोग जो फ्लाईओवर्स के नीचे बैठे थे ना, स्लो मोशन में मुझे जाते हुए दिखे. और मैं घर जब पहुंचा तो मैं अपनी वाइफ सोनाली को बोला कि अभी कुछ वो करना है जो ना मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कर दूंगा कैसे. तो देखिए मैं कि सबको घर भेजना है. बीज धरती में लग गया था. और फिर मैंने एक अपने आप से वादा किया कि जब तक लास्ट माइग्रेंट पूरे देश का वापस नहीं जाएगा ना, मैं इनको घर भेजूंगा. कहाँ से इवैक्यूएट किए? पूरे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं किया मैंने. हर एक स्टेट के मेरे पास, मैं उस समय 20-21 चीफ मिनिस्टर से उनसे बातें करता था. मैं हर स्टेट के नोडल ऑफिसर्स, हर स्टेट के कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, उनके रीडर्स, उन हर से बात करता था. अपने पुलिस स्टेशनों से बात करता था, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, खाने वाले, सबसे बातें की. ट्रेन्स महाराष्ट्र और से दिल्ली से नहीं शुरू हो रही थी. कुछ अंदर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, तो रेलवेज में बात कर रहा था, MEA में बात कर रहा था. हर जगह जहाँ मुझे मौका मिलता. मैंने जब फ़ॉरेन की इवैक्यूएशन करवाई तो 6 कंट्री से करवाई थी उस समय. किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया. 12,500 स्टूडेंट्स इवैक्यूएट कराए बाहर से, मेडिकल स्टूडेंट्स. यहाँ अरे बाप रे बाप, उसको बहुत कॉस्ट भी लगा होगा. कॉस्ट लगा था, काफ़ी लगा था. जेब से लगाया हो? मैं जेब से लगता था. और फिर कितना पैसा? नहीं, देखिए उसमें क्या था कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे याद है कि एक MP थे, मध्य प्रदेश के एक MP थे, उनका बेटा किर्गिस्तान में फंसा हुआ था. तो उन्होंने बोला कि यार सोनू वहाँ थे, तू हेल्प कर हमें निकालने. तो मैंने बोला कि सर MP तो आप हो, मैं कहाँ से हेल्प करूँगा, काम आपका है. तो कहते नहीं तेरी आवाज़ सुनी जा रही, तू कर. तो मैंने वहाँ के एम्बेसडर से बात किया, प्रेसिडेंट ऑफिस में बात किया. तो उन्होंने पहले तो एकदम मना कर दिया, फिर
थोड़ी मशक्क़त के बाद 2 घंटे की परमिशन मिली, लैंडिंग परमिशन। तो मैंने जब उनसे एक ग्रुप्स बनाए, किर्गिस्तान के अलग ग्रुप से, उनके लीडर से, अभी भी मैं दिखाता हूँ आपको व्हाट्सएप, नाम नहीं पता, किर्गिस्तान लीडर 1, तो कजाकिस्तान लीडर 2, ऐसे नाम थे उनके, अभिषेक नाम था, ऐसे अलग अलग नाम से। तो मैंने बोला कि तुम बनो। और अच्छा, उन स्टूडेंट्स को जब पता चला कि ये निकाल रहा है बाहर, क्योंकि उस समय बहुत सारी इवैक्यूएशन मैं ऑलरेडी करवा रहा था, तो लाखों की गिनती में, हज़ारों की गिनती में मैसेजेस आने शुरू हो कि हम यहाँ फंसे हैं, वीडियोस आने शुरू हुए, देखो हमारे स्टूडेंट्स मर गए, सर आप निकालें। तो उनकी होप बनी। तो मैंने जूम कॉल से बात की, कई हज़ारों स्टूडेंट जुड़े उसके अंदर। तो मैंने बोला कि मैं तब पॉसिबल होगा जब मुझे आप 1-2 लीडर्स बना के देंगे जिनसे मैं टच में रहूँगा, फिर वो आगे आगे कनेक्ट करेंगे। और जब पहली फ़्लाइट उड़ी थी, आई रिमेंबर, स्पाइसजेट की फ़्लाइट थी, किर्गिस्तान से उड़ी फ़्लाइट, और वो लैंड की थी दिल्ली के अंदर। वो उसने एक ऐसी बेल्ट शुरू की कि सिलसिला शुरू हो गया। और मैंने उन सबसे ये बोला कि देखिए, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो ऑब्वियसली आप अफोर्ड करते हो, इसलिए आप गए हो। मैं कितने लोगों को मैं उठा दूँ, मैं 100 को निकाल दूंगा, 200 को निकाल दूंगा, 1000 को निकाल दूंगा। तो आप एक काम कीजिए, जिनके पास नहीं कॉस्ट है उनके लिए मैं अफोर्ड करता हूँ, सारी परमिशंस की कॉस्ट मैं लेता हूँ, जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको खरीदने दीजिए। कितना पैसा लग गया होगा, कोई है आइडिया, या आंख बंद करके लगाया? मैं ज़रूर मैं बताता हूँ, मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया था पूरे इंडिया के अंदर। मेरे पास आज भी उनके सबके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, हर एक की डिटेल्स है, कौन से ज़िले में कौन सा बच्चा गया था, आज भी है मेरे पास। यूपी की जो बस भेजते थे उसका 1,60,000 रुपये लगता था, 35 लोग लगते थे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। कर्नाटका के करीबन 60-70 हज़ार रुपये लगते थे वहाँ से, मुंबई से। तो बहुत सारे लोग जुड़े भी। कल आपका फ़ोन आया कि यार, आपने बोला कि यार सोनू भाई तू भेज रहा है ना, मैं 10 लोग मेरी तरफ से भेज देना 60 में से। किसी ने बोला कि एक बस मेरी तरफ से भेजना, तो लोग भी जुड़े। ऐसा लोगों ने पैसा भी दिया, लोगों ने बसेस करवा के दी। किसी ने बोला मेरी एक टिकट स्पॉन्सर कर देना, मैं एक जने को मैं लेके आऊँगा। तो ऐसे भी जुड़े। बहुत सारे ब्रांड्स मेरे पास उस समय अप्रोच होने शुरू हुए कि भैया मैं मोबाइल ब्रांड है, आप करें, तो मैं ये ब्रांड हूँ। तो मैं उनको पैसे नहीं मांगता था, मैं बोला कि मुझे 2 फ्लाइट्स करवा के दो आप। तो उत्तराखंड भेजे, बॉम्बे से। मतलब पूरा मैन पावर, दिमाग, पैसा सब लगा दिया कि कैसे भी करके बचाया जाए। तो मेरे होटल था बॉम्बे के अंदर, उसमें सारे माइग्रेंट्स रहते थे। जब ट्रेन चली तो मैं बांद्रा से 1155 लोगों की परमिशन मिलती थी एक ट्रेन में जाने की, ऑफिशियल। मैं 4-4, 5-5 हज़ार लोग चढ़ा देता था। क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था आपके घर के बाहर कि आप वो कागज़ लेकर खड़े हैं, वो लंबा सा लाइन लगा हुआ है, जैसे वो जनता दरबार लगता है टाइप। आज भी चलता है। हाँ, वो कल मेरा संडे था, कल पूरा वैसे ही था, 5-4 लोग। तो ये बिहार यूपी के लोग ज़्यादा थे इसमें? नहीं, हर जगह के। ये जो लोग हैं, ये अभी के, ये आप करंट वीडियोस देख रहे हो। अच्छा, ये उस समय की वीडियोस नहीं है। हाँ, उस वक्त तो इतना भीड़ भी नहीं होता। उस समय तो लोग आते थे घर जाने के लिए, फ़ोन पे चल रहा होगा, फिर फ़ोन पे चलता था, फिर उनको इलाज करवाने थे। जब घर पहुंच जाता था कि मेरी माँ बीमार है सर, इलाज करवा दो, आपने मुझे घर भेजा था। तो मैं फिर हॉस्पिटलों से जुड़ना शुरू किया, डॉक्टर से जुड़ना शुरू किया, इलाज करवाने शुरू किए। फिर जॉब्स दिलाने की बात आई, फिर जॉब्स एक्सपोर्ट हाउसेस, होटल्स, जिन हॉस्पिटल्स में, उनके अंदर जॉब दिलाने शुरू किए। तो ऐसे ऐसे नेटवर्किंग अपने आप बढ़ती गई। तो उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं कि जो कभी ज़िंदगी में जहाज़ में नहीं बैठेंगे जी, और सोनू सूद साहब जहाज़ के बाहर छप गए। वो कैसा, वो क्या कहानी है उसकी? वो अपने आप ही हुआ, जहाज के बाहर मतलब अंदर नहीं जा पा रहे 90-95% लोग। तो मतलब पंजाब मोगा में भी बहुत सारे लोग हो सकता है जहाज के अंदर कभी ना बैठे, जीवन के नहीं बैठे होंगे। ये भी जहाज के बाहर छपा, मतलब वो एक, आई थिंक दे डिड अ ट्रिब्यूट ऑन देयर सेल्फ, आई थिंक सो काइंड ऑफ। स्पाइसजेट था वो? जी हाँ, उन्होंने अपनी तरफ से जस्ट, कुछ लोग कह रहे थे कि पीआरवी आ रहा है, खुद करा दिया शायद। नहीं, खुद नहीं करवा सकते ऑफिशियली। आई कैन से दैट कि ऑल थैंक्स टू स्पाइसजेट कि उन्होंने ये किया मेरे लिए, कि जस्ट टू ऑनर दैट। बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए भी। मैं भी ट्रेन से ही मुंबई आया था पहली दफ़ा। तो बात करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन में ये भी ज़रूरी है कि अब सोनू साहब की टी शर्ट पे लिखा हुआ है फतेह जी हैं, तो अभी ये विलन बनते बनते हीरो बन गए हैं। तो पैसा भी खुद लगा दिया, और डायरेक्टर भी खुद, प्रोड्यूसर भी खुद, राइटर भी खुद, सब कुछ खुद? नहीं, पैसा खुद नहीं लगाया। अच्छा, स्टूडियोज़ की सपोर्ट है। इट्स विद जी स्टूडियोज़। मेरे को फिल्में बहुत दफ़ा पहले भी आती रही हैं, पर ये मतलब मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। एक ही सवाल है, फतेह क्यों देखें लोग?
देखिए एक्शन मूवीज तो बहुत सारी हैं, राइट। तो ऐसा क्या नया देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक्शन मूवीज की एक और भी कहानी है कि रियलिस्टिक नहीं लगता है हिंदी सिनेमा का एक्शन। मुझे खुद का नहीं लगता था। मैंने खुद इतनी फिल्में की हैं, 80-90 फिल्में हाँ, की मतलब हैं। वो रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब आप जेम्स बॉन्ड देखें तो आपको लगता है कि यार वाकई में ऐसा हो रहा होगा। आप टॉम क्रूज को देखें तो लगता है कि हाँ यार ये मेहनत कर रहे हैं लोग यार। लेकिन जब इंडियन सिनेमा में आ जाते हैं तो लगता है यार ये क्या यार, वो साइकिल के पीछे छुपा आदमी गोली से बचने के लिए मिथुन दा बैठे साइकिल के पीछे और कोई गोली चला। तो सोनू भाई, ये जो आपका सवाल है ना, जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है, हमारे दोस्त पूछते हैं, इसीलिए फतेह बनाई गई है फिल्म। फतेह की फिल्म के अंदर हम अक्सर गोलियां चलाते हैं तो गोलियां खत्म नहीं होती हीरो की, है ना। हाँ। इस फतेह की गोलियां खत्म होती हैं। अच्छा। ये जब गन की गोलियां खत्म होती तो वो मैगजीन से मारना शुरू करता है। जब मैगजीन से मार लेता है तो अगर ये कप पड़ा है तो कप से मारना शुरू करता है, प्लेट पड़ी है तो प्लेट से मारना शुरू करता है, पैन पड़े हों तो पैन से मारना शुरू करता है, गर्म पानी पड़ा तो गर्म पानी से उसको। सो जो जो चीज़ें आसपास थी उसको वेपन्स बनाना शुरू करता है, पेन को, किसी चीज़ को। सो जो आपका सवाल है वो मेरे 80-90 फिल्में करने के बाद 20 साल 22 साल के अंदर मेरे पास भी ये सवाल था, जब मैं एक्शन डायरेक्टर के साथ बैठता था, यार हमारा रियलिस्टिक नहीं लग रहा यार, क्यों वो बंदा ज़बरदस्ती उड़ रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी उड़ रहा है, गाड़ी उड़ रही है, बम फट रहा है, कुछ भी दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ आज तक एक्शन क्या होता है गया कि एक बंदा, हमारी फिल्म का होता था कि सुनो 8 दिन का क्लाइमेक्स एक्शन सीक्वेंस है, 5 दिन का इंटरवल एक्शन सीक्वेंस है, शुरू क्या है, तो उस एक्शन में करना है क्या, ना मुझे पता होता था ना किसी और को पता होता था। हम जाते थे, एक एक्शन डायरेक्टर 2 स्टंटमैन रखता है, उसको इसको मारा, इधर गिरा, उसको पलटा, हाँ अभी आप आ जाओ, हम करते थे, चले आते हो, लगता बड़ा एक्शन अच्छा कर दिया यार। मेरे अंदर हमेशा एक था कि मेरे को समझ नहीं आता, जो आपने सवाल पूछा मेरे अंदर भी था, यार ये वो नहीं है, हम वेस्ट जैसे क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं ऐसा एक्शन कर पा रहे। तो मैंने एक्शन लिखा फिल्म का खुद से, क्या स्क्रिप्ट लिखा उसका कि एक्शन में होगा क्या, क्या मारेगा, कैसे मारेगा, गन भी खत्म होगी इसकी। और जब लिखा तो मैंने लीव इट टेकर हैं जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, कैप्टन मार्वल ऐसी फिल्म, ये सब फिल्में बनाई हैं। तो मैंने उनको बोला और मैंने अपने बेटे और उनके दोस्तों को बताया, मैं क्या, वाई विल यू वॉच फतेह, फतेह क्यों देखोगे आप, ये भूल जाओ कि मैं आपका मैं भूल जाऊँ, मैंने बोला कि मैं आपका फादर नहीं हूँ, आप मुझे बताओ कि फतेह क्यों देखोगे। डैड उसमें ऐसा एक्शन होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान सिनेमा ने देखा ना हो। तो मैं क्या, जैसे आजकल हर एक एक्टर के पास एक से एक बजट से बनाने के लिए, हमारे पास उस तरह के बजट्स भी नहीं है, तो कैसे करूँ कि डैड ऐसा एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम रियलिस्टिक लगा, सिंगल शॉट हो। सिंगल शॉट कितनी देर का है? या 3.5 मिनट का, 3.5 मिनट का सिंगल शॉट है। तो नो कट। तो उसके लिए 2.5 महीना प्रेप हुआ था। तो रिहर्सल्स बहुत लगती होंगी। रिहर्सल्स बहुत थे, अलग अलग जगह से, मेक्सिको से फाइटर आए थे, वो आए थे, ताकि इधर 68 की गलती ना हो, क्योंकि इधर उतने फाइटर्स हैं नहीं हमारे पास, उतनी परफेक्शन वाले, और इधर का थोड़ा सा स्कूल अलग है फाइटर का, जैसे आप मारेगा एकदम करके ऐसे आता है। मैंने फाइटर को नहीं, कोई एक्सप्रेशन, आपके डेड पैन एक्सप्रेशन होने चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं आपके, आपका प्रोफेशनल काम है, रोज़ आप मारते हो 1000 लोगों को, वो आना चाहिए, ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। तो उनको सिखाने में बड़ा वक्त लगा कि आप ऐसा करो। जब बाहर से फाइटर्स आए, उनको उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई कि ये सिंगल शॉट है, इसको ऐसे करना है एग्जीक्यूट, और वैसे ही किया गया। स्पेशल रिग्स बनी कैमरा की। और अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि हम जब, अब जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं तो ये कैमरास लगे हुए हैं और हम लोग बात करें, कैमरास हमें कैप्चर कर रहे हैं जी। तो ऑडियंस भी वैसी होती है, जब वो थिएटर्स में बैठती है, एक कैमरा ने शूट किया होता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो भी होता हुआ दिखता है। मैंने बोला कि ये ऑडियंस भी दौड़ेगी हमारे साथ, कि कैमरामैन दौड़ेगा, जितनी स्पीड पे हीरो दौड़ रहा है, विलन्स दौड़ रहे हैं, कैमरामैन भी दौड़ रहा है, एक दूसरे को पकड़ना है, तीनों को। अगर एक जने ने मिस कर दिया तो शॉट गलत हो जाएगा। जो लीव टेकर है, वो स्पेशल रिग्स बनी उस कैमरे की, स्पेशल बैटरीज बनी टू मेक द कैमरा लाइटर, और हमने पूरा का पूरा शूट किया सिंगल शॉट। आप देखेंगे फिल्म 3.5 मिनट। इट्स वन ऑफ द, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस एवर इन बॉलीवुड। इट्स एट पार विद एनी हॉलीवुड फिल्म्स दैट यू 3.5 मिनट का तो मुझे लग रहा है नॉर्मल शॉट लेना भी नेक्स्ट में इम्पॉसिबल ही होता है, मुश्किल, इतना आसान नहीं होता। तो आई थिंक दैट वाज अ चैलेंज दैट आई टुक। और ना सिर्फ वो एक्शन सीक्वेंस पर, आप कोई भी एक्शन सीक्वेंस फतेह का उठा के देखें, आपको लगेगा यानी कि हिंदी। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सुन भाई आपसे यहाँ पर कि एक्शन इतना क्यों हो रहा है? मतलब अभी एनिमल में इतना, मैं तो जेन्युइनली बताता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलता कि मैं तो बीच में से उठ के आ गया कि इतना ज़्यादा यार क्यों खून खराबा दिखा रहे हैं। मतलब ये एक्शन, मतलब वो अब क्या वो ये सीक्रेट मिल गया है फिल्म चलाने के लिए कि यार एक्शन डाल दो तो फिल्म चल जाती है टाइप? मुझे लगता है एक्शन विदाउट इमोशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि क्या है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। अब मैं कभी बंदा मरा, उसको कितनी बार मारूंगा ना नीचे मरे को। सो वो एक रीज़न है मेरे माइंड में, जहन में था। अगर आप मेरी बात करें फतेह की, पहले जब फतेह का स्क्रिप्ट लिया गया इतना ब्रूटल नहीं लिखा गया था। तो जब मैं, मेरी पोस्टर ही इतना वो खतरनाक है, वो आप कुल्हाड़ी से खींच के ले जा रहे हैं यार। पर आप जब आप देखेंगे ना, देखिए एक्शन को पोएटिक ढंग से कैसे दिखाएं। क्या इसमें बहुत सारी एक्शन सीक्वेंस जिसमें एक्शन दिखाया नहीं, उसका एंड रिजल्ट दिखाया
कि अगर मैं किसी से बात करके बाहर निकला हूँ तो बाहर जब मैं निकलता हूँ तब लोग मेरे पड़े दिखते हैं कि अच्छा है मार के गुस्सा होगा। सो हाउ टू टेल, अगर मेरा पहला एक्शन सीक्वेंस देखें उसमें कोई बॉडी नहीं है, बटन इधर तक बंद है, पेन लगा हुआ है शर्ट के अंदर और बटन के फुल कफ्स पूरे बंद हैं, ऐसे एक्शन मारने आता है कि साइलेंट तरीके से एक आदमी कॉमन मैन अगर वो करेगा तो कैसे करेगा। सो उसको एक्शन को, मुझे याद है जब सेंसर में फर्स्ट टाइम देखा तो उनका भी यही कहना था कि एक्शन विद पोइट्री, कि ऐसा लगता है कि पोइट्री है किस ढंग से। तो मेरे माइंड में ये था, आपको दिखेगा कि उस फिल्म में बहुत मेहनत हुई है, बहुत डिटेलिंग हुई है कि कैसे कैसे किया जाना चाहिए। मैं अपने से हर रोज़ सवाल करता था। मैंने फिल्म के जब कच्ची 60-70% कंप्लीट थी फिल्म, मैंने करीबन 100 लोग पूरे देश से बुलाए थे, थिएटर वाले, देखने के लिए, ये सब, कि ऐसे उनको रैंडम दिखाऊं और मैं नहीं बैठा उस शो के अंदर। बताओ कैसे? मैंने उनको पेन पेपर रख दिया उनकी सीट्स पे, मैं क्या जो भी आपको अच्छा लिखना है, गाली लिखनी है, बुरा लिखना है, सजेशंस लिखनी है, आप लिख के चले जाना विदाउट राइटिंग योर नेम्स, तो मैं देखूंगा कि क्या है। वो 100 लोगों ने फिल्म देखी, तमिलनाडु से लेके पंजाब से, सब जगह से लोग आए और वो लिख के अपना छोड़ के चले गए। मैंने सारे बैठ के देखे उनके नोट्स कि उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या सजेशंस हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, जो भी है पूरे बना के फिर वो इनकॉर्पोरेट भी की। 9 out of 10 पीपल दे वर वेरी हैप्पी कि यार सुपर है यार, बहुत अच्छा है। जो 1-2 पॉइंट से उनको इनकॉर्पोरेट किया था। मुझे लगता है जब हम फिल्म ऑडियंस के लिए बुलाते हैं तो ऐसी फिल्म ना बनाए जिसमें ऑडियंस बोले यार मैं आधे में उठ के चलेगा भैया, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोशिश होनी चाहिए उठ के, फिर भी कोई जा सकता है, लेकिन फतेह की सिंसियरिटी आपको हर फ्रेम में दिखेगी, हर एक चीज़ में दिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। और लोगों के जितने रिव्यूज़ आए या लोगों ने बातचीत की फिल्म के बारे में, उसके अंदर उन्होंने वही चीज़ बोली कि तो मूवी तो चल भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत अभी भी सेकंड में, अभी दिल्ली के अंदर आज 10वां दिन है, मैं गया था, थिएटर्स फुल्ली थे। अभी तो शो भी बढ़ गए हैं, शो बढ़ गए, करीबन 700 शोज और बढ़ा दिए तो मुझे वो भी सुनने में आया कि वो कंगना जी की फिल्म के शो कम कर दिए और आपकी फिल्म के बढ़ा दिए, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, बता दो अरे बता दो, मुझे नहीं पता। आपका तो पुराना 36 का आंकड़ा भी है थोड़ा सा। मेरा 36 का आंकड़ा नहीं उनसे नहीं, वो मणिकर्णिका वाला भी कुछ एपिसोड है ना, या मणिकर्णिका सर मैं छोड़ी दी थी फिल्म जब कर रहे थे। वो कह रहे थे मेल ईगो आगे आ रही है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि मैं फीमेल डायरेक्टर हूँ, वो करना नहीं चाहते। नहीं, मैंने देखिए फीमेल डायरेक्टर पहले फराह के साथ भी काम किया ही है, फराह खान, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो ऐसा नहीं था। बट उसमें थोड़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस, कभी हमने बैठ के बात नहीं की क्रिएटिव। एक फिल्म बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी, फिर उन्हें लगा कि इसके अंदर चेंजेस करने हैं किरदार के अंदर, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। कि मैं अगर काम करूंगा तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसी के साथ काम करूंगा, सो मैं तैयार नहीं था। पर आपने छोड़ दिया? फिर मैंने छोड़ दिया। पहले आप थे कास्ट में? हाँ, मैंने तो शूट कर दी, पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई थी। पूरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी? या मैंने 30 दिन शूट किया उस फिल्म के लिए, पूरी फिल्म खत्म हो गई थी। और जब शायद कंगना ने देखी, उसको लगा कि मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, तो मैंने पूछा क्या चेंजेस करना चाहते हो, तो उन्होंने एक अपने नोट्स भेजे थे मुझे जो मुझे क्रिएटिवली शूट नहीं लगे। फिर हमारे डायरेक्टर थे क्रिश, मैं चाहता था कि वही करें अगर करना चाहते, पर कंगना वांटेड टू डू इट। पर जब क्रिएटिवली हम वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो मैंने बोला कि फिर मैं नहीं करना चाहूँगा, आपकी फिल्में खुद आप बनाना चाहती हैं तो बनाएं। बट तो वो फिर वो किरदार किसी और से शूट कराया पूरा का पूरा? हाँ, फिर वो मेरा वाला सारा निकाल दिया गया पोर्शन, फिर किसी और एक्टर को लेके उन्होंने जो भी जितना भी शूट किया। मैंने फिल्म देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं कितना उसको रखा या नहीं रखा, मुझे कम से कम देखने की चीज़ है आपको कि क्या किया। कोई बात नहीं। मैंने ओरिजिनल वाली देखी थी, वो अच्छी थी फिल्म, ये भी मैंने देखी नहीं तो मुझे पता नहीं है। तो अभी इमरजेंसी क्या कहते हैं, इसी चक्कर में तो लॉन्च नहीं कर दी कि सोनू सूद साहब की फिल्म आ रही है, चलो मैं उसी वक्त लॉन्च करके कुछ ना कुछ फिल्में आनी चाहिए, सब चलनी चाहिए फिल्में, उनकी भी अच्छी फिल्म है, हमारी भी अच्छी चल रही है फिल्म, उनकी भी अच्छी चले फिल्म। आई तो विश की हर फिल्म चलनी चाहिए। तो उस इंसिडेंट के बाद बातचीत होता है अभी कंगना जी? नहीं, मेरी बात नहीं होती उनसे, या मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट, यू नो द ब्यूटीफुल फैमिली है, उनकी मदर फादर मैं पहले से जानता हूँ। शाहरुख खान के साथ भी काम कर लिया सोनू सूद साहब ने, सलमान खान के साथ भी कर लिया। हैप्पी न्यू ईयर किया था ना शाहरुख खान के साथ, और सलमान खान के साथ तो वो छेदी सिंह बहुत गजब है यार, वो बात किए बिना तो गुजारा ही नहीं है। वो मैं ये भी जब हम बात कर रहे थे तो हमें मालूम चल रहा था कि वो क्या बोलते हैं, ये मुन्नी बदनाम वाला गाने का भी कुछ सीन है कि वो आपके लिए था और बाद में वो सलमान भाई उसमें कूद गया कि नहीं मैं करूँगा टाइप्स। तो उसमें ये था कि जब मैं पहले पिक्चर नहीं कर रहा था तो फिर मैंने बोला कि यार चलो ये किरदार को थोड़ा ऐसा बनाएंगे और एक गाना चाहिए मुझे, तो भाई कम से कम गाना तो है, डायरेक्टर दो तो गाना होगा, तो बोले ठीक है। फिर मुन्नी बदनाम गाना हुआ 5-6 दिन पहले जब होने वाला था, तो सलमान भाई भी को लगा अच्छा गाना, यार मैं भी आता हूँ इसमें, मैं इसका फायदा उठाऊंगा। नहीं ऐसे अच्छी बात है। तो मैंने बोला यार मेरा गाना एक तो गाना है, एक ही तो गाना थे, कहाँ भाई आ रहे हैं बीच में। तो बोले नहीं मैं ये रेड मारेगा इसके अंदर, यू नो इसका चल रहा है।
तो मैं तो थोड़ा सा सही पूछा, तो तब थोड़ा सा यार लगा यार मेरा गाना तो चलो ठीक है, अच्छा ही होगा, कहानी को अगर हेल्प करता है। एंड देन ही केम, और अच्छा ही रहा जो उन्होंने आके किया, इट वाज नाइस। और मेरी और सलमान भाई की केमिस्ट्री एक बड़ी शुरू से, छेदी सिंह और चुलबुल पांडे का एक नहीं, पहले चुलबुल पांडे आपको ऑफर हो रहा था क्या रोल? तो ऐसा था कि जो अभिनव कश्यप हैं, जो डायरेक्टर हैं, हाँ। वो युवा के अंदर असिस्टेंट थे मणिरत्नम के। तो युवा, वो अभिषेक बच्चन वाले। तो उसमें जब मैं और अभिषेक दोनों भाई बने थे और उसके थे, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी पिक्चर, बहुत बढ़िया। तो उनका ये था कि मैं जब पिक्चर बनाऊंगा एक बनाऊंगा, और फिर उन्होंने एक करप्ट कॉप जो चुलबुल पांडे का रोल लिखा था, और उन्होंने बोला था कि मैंने लिखा है, बनाएंगे भाई, मैं पहली पिक्चर हीरो तेरे साथ। तो आपके को जहन में रख के लिखा? तो चाहते थे कि ऐसा मैं करूं। फिर जब सलमान भाई आए पिक्चर के अंदर, तो चुलबुल पांडे का रोल मुझे ऑफर हुआ, तो मैंने बोला कि यार ये नहीं मेरे को करना, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है रोल सुन के, मेरे को उतना फैसिनेट नहीं कर रहा था। और वैसे था भी नहीं रोल, थोड़ा डार्क था, थोड़ा सा एकदम गुस्से में रहता है बंदा, ऐसा तो कॉमेडी की स्ट्रीक नहीं थी। तो फिर जब हफ्ता 10 दिन इधर उधर भागा दौड़ी हुई, तो उन्होंने बोला नहीं यार चाहिए तो सोनी चाहिए, वही इसको जस्टिफाई करेगा, चुलबुल पांडे को, छेदी सिंह के किरदार को। तो मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको रीवर्क करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो करें। तो फिर मैंने उसके अंदर वो कॉमेडी का स्ट्रीक डाला, एक वो क्योंकि मैं बिहार वालों के साथ रहता था, वो फोटो वाला वो डाला, भैया जी स्माइल, ये सब भैया किया। तो जब सलमान भाई को सुनाया कि यार देखो, मैंने उनको करके वो सीन बताया था कि बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए, तुम हमें विलन बोलते हो। तो वो जो था, तो सलमान भाई की भी हंसी निकल गई। ऑफिस में थे हम अरबाज भाई के साथ, तो कहते यार अच्छा, पर तू कॉमेडी मत कर इसको, तू इसको सीरियस रहने दे, देखा छेदी सिंह आएगा तो फाड़ देगा, ये जो ऐसे कॉमेडी करेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं कि देखो अभी मैंने करके बताया सीन, आपके चेहरे पे स्माइल आई तो ये ऑडियंस भी हंसेगी, स्माइल करेगी। अगर ऑडियंस एंटरटेन होगी छेदी सिंह से, तो अपन गेम जीत गए। सलमान भाई बहुत कन्विंस्ड नहीं थे, बट इन्होंने बोला चलो ठीक है, करते हैं, देखेंगे जैसा होता है। फिर आई केम ऑन बोर्ड, पिक्चर बनी, कुछ हुई। और जब फर्स्ट शो मुझे याद है एड लैब्स में हुआ, उसका फर्स्ट ट्रायल शो मुंबई में, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रख के बोला कि तू सही था, कमाल कर दिया, वर्क करता है छेदी सिंह, वर्क करता है। सो आई थिंक फिल्म में ऐसे ही बनती है। ये नाम कहाँ से आते हैं, छेदी सिंह, छेद इतने करेंगे, सांस कहाँ से लो, ये कौन क्रिएटिव आदमी है जो ऐसे ऐसे नाम? छेदी सिंह जो नाम था वो तो अभिनव ने लिखा था। आई थिंक उनकी फैमिली में कोई बंदा काम करता था, उसका नाम था छेदी सिंह, तो ये उन्हीं का था। पर जब वो डायलॉग लिखा गया था कि हम तुम में इतने छेद करेंगे, वो हमने बैठ के सबने कुछ उसका तोड़ ढूंढा था। तो मुझे डायलॉग लिखने का बड़ा शौक है, अभिनव भी बड़ा कमाल का लिखते हैं, सलमान का भी इनपुट रहता है, तो वो डायलॉग उस फिल्म ने करियर को ऊपर किया। या ऑफ कोर्स मुझे लगता है हर एक फिल्म इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड, पर रियाज दबंग एक पड़ाव था लाइफ का, माइलस्टोन था। कितना फ़ायदा मिला इससे? अच्छा हो, मुझे लगता है कि एक रिकग्निशन जो रहती है एक एक्टर को चाहिए एक मुकाम पे, उसने दबंग ने दी थी। एक उसने बॉडी भी उसमें पहली बार शायद पहली बार दिखा रहे थे उस मूवी के अंदर बॉडी, या शर्टलेस है, या तो मुझे लगता है पहले भी दिखाई होंगी, शायद नोटिस या मतलब मैंने ये भी पढ़ा कि वो सलमान खान को भी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, यार ये क्या बन के आ गया, मैं तो मोटा टाइप दिख रहा हूँ, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मालूम चले कि ये हीरो लग रहा है और मैं विलन हो गया। नहीं, सलमान भाई वॉज वेरी इंकरेजिंग। इनफैक्ट जब कई बार बॉडी टैन वगैरह लगाते थे, खुद ही अपना बोलते थे लगा तो अच्छा लग रहा है, एकदम फिट लग रहा है। पर तू जब मैं एक्सरसाइज करता था, जहाँ पे हम वाई करके एक जगह यहाँ पे पूना के पास शूट कर रहे थे, तो जो उनका रूम था उसके सामने ही छोटा सा ऐसे होटल था जैसे छोटे शहरों में होता है, देसी सा जिम था। जब मैं सुबह 4:30-5 बजे जाता था एक्सरसाइज करने, तो डम्बल्स की आवाज़ वगैरह आती, तो कहता है यार तू सोता ही नहीं है, तू एक्सरसाइज करता रहता है। तो बट ही वॉज वेरी हेल्पफुल, लाइक एल्डर ब्रदर, ही ऑलवेज मोटिवेटेड कि यार अगर ये किरदार हिट होंगे तो हमारी फिल्म को फ़ायदा होगा। सो या आई थिंक कहीं वो 1+1 ही 11 होता है, 1+1 11 होता है हमेशा। या और शाहरुख खान के साथ शाहरुख इज अ ग्रेट। क्या फ़र्क क्या है? मतलब दोनों का वेवलेंथ अलग है, दोनों का कैरेक्टर अलग है, दोनों का पर्सनैलिटी पर्सोना अलग है। आई थिंक दोनों के अंदर एक अपनी यूएसपी है। शाहरुख जो है एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो ही ऑलवेज टेक केयर, ज़्यादा भैया सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारा वर्ल्ड टूर हमने साथ में किया है, मैंने शाहरुख के साथ कनाडा, अमेरिका, लंदन, सब लोग। और वहाँ पे क्या था, एक एंसेंबल कास्ट था, दीपिका, अभिषेक, बमन, विवान, मैं, फारा, तो एक आपस में एक अलग केमिस्ट्री थी, ट्रैवल किया था, तो वो था। बट आई थिंक दे बोथ आर वेरी नाइस और बहुत हेल्पफुल रहे हैं। जब भी करियर में कभी लगा है कुछ चीज़ें उनसे पूछनी हो या सलाह लेनी हो, तो देयर ऑलवेज बीन। आमिर के साथ नहीं किया अभी तक? आमिर के साथ काम नहीं किया अभी तक। वो तो खुद बहुत कम काम करते हैं। आई थिंक अभी तो सुना है कि मैं छोड़ ही देता हूँ, अभी ऐसा पढ़ रहे थे कि अब कह रहा मैं नहीं करूँगा यार।
आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टर की ज़िंदगी, सोनू भाई, जितना आप सक्सेस पाना शुरू करते हैं ना, ऊपर ऑक्सीजन लेवल्स बड़े कम होते हैं जितने आप ऊंचाई पे जाना शुरू होते हैं। तो कहीं नहीं ऐसा फील लगता होगा लोनलीनेस, या अपनों को बंदा ज़्यादा मिस करता है, लगता है कि यार इतना टाइम बिता दिया कि अपनों के साथ टाइम नहीं बिता पाते। वो हर एक बंदे को फीलिंग आती है यार कि मैं इतना बिजी तो हूँ, कामयाब तो हो रहा हूँ, पर शायद अपने पीछे तो ही छूटते जा रहे। एक नुकसान जो आप बता सको ऑडियंस को, मुझे भी, सफलता का। देखिए सफलता, ये लॉस हो गया यार, मतलब ये अचीव तो कर लिया लेकिन यार ये निकल गया हाथ से। मुझे लगता है फैमिली के साथ हम लोग कम टाइम बिता पाते हैं, जो आमिर खान साहब बता रहे हैं। हाँ, वो मैं बहुत सारे एक्टर्स रिलेट करते होंगे उस चीज़ों के साथ, क्योंकि डे नाइट आप शूट कर रहे हैं, बिता रहे हैं, कितना समय आप फैमिली के साथ बिता पा रहे हैं। कोई स्केड्यूल्स नहीं होते, कई बार रात को आप लेट आते हैं तो बच्चे सोए होते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, फिर सोए होते हैं, आप उनको सिर्फ सेट्स पे बुला के मिलते हैं। सो वो एक दौर जो है वो कहीं ना कहीं हर एक्टर एक फील करता है। सफलता तो मिलती है, परिवार से दूर करती है, परिवार से कम समय बिताते, जोड़ के तो रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी तरफ से भी एफर्ट। और उसके अलावा कोई लॉस लगता है आपको? मुझे लगता है कि मैंने कई बार देखा है, जो फॉर्चुनेटली मुझे लगता है मैं किसी हद, मतलब पैसा क्या नुकसान कर रहा है? मुझे लगता है कि कहीं ना आप इतना कई बार एक्टिंग और कैमरे के सामने रहते हो ना, कि आप ऑफ कैमरा भी एक्टिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये मैंने कैरेक्टर छूटता नहीं है। मुझे लगता है मैंने कई अपने को एक्टर्स के साथ देखा है, नाम तो नहीं मैं लूँगा, पर वो ऑफ कैमरा भी उनकी एक्टिंग चलती रहती है, जस्ट टू ऑलवेज मेक श्योर कि हम ठीक लग रहे हैं, या हमें कोई देख रहा है, या हमें कोई देख रहा है पर मुझे उसको इग्नोर करना है और मैं चुपचाप निकलना है, और मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही नहीं मिल रही, मैं इस रूम में बैठा हूँ तो एम आई लाइट में हूँ कि नहीं हूँ, कि इग्नोर तो नहीं हो रहा। बिल्कुल है, 100% है, बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जिनको मैं कई बार अपने को एक्टर्स बोलता हूँ कि दे ऑलवेज एक्ट बेटर ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। तो ये वो स्केरी है, वो स्केरी है। तो क्योंकि देखिए, जब मुझे लगता है कि हर एक इंसान का कैरेक्टर वो है कि जो आपके साथ पुराने दोस्त थे, स्कूल और कॉलेज में जुड़े हुए या स्ट्रगल के दौरान, वो आपके साथ कितने बचे हुए हैं। अगर आपके पास वो बचे हुए नहीं है तो फिर समझो कोई पंगा चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ राइट नहीं है। और अगर आपके साथ आज भी वो पुराने दोस्त लोग जुड़े हुए हैं और आज भी आपके साथ उसी खुल के और उसी लहजे से बात कर सकते हैं, तू तड़ाक कर सकते हैं, फिर आपका कैरेक्टर सही है। अगर वो नहीं है तो बॉस, इट्स आप उनसे भी चाहते हो कि आप बोले तो फिर आप फिर रेड फ्लैग है, फिर खराब हो गया मामला। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि कामयाबी के गाड़ी पे हमेशा लोग सवार हो जाते हैं और पैदल चलने वाले के साथ कम रहते हैं। क्या रोल है पीआर का आज के डेट में, देखिए मुझे किसी फिल्म को हिट करने के पीछे? क्योंकि मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आज के डेट में रोल्स जो कास्ट होते हैं ये कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कम होते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं कि सोशल मीडिया फॉलोइंग कितनी है इस आदमी की, भीड़ कितनी खींच पाएगा। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जब मैं भी फिल्म बना रहा था तो मुझे कई बार बोलते थे यार तू इसको ले ले, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, अरे इसको ले। मैं क्या, उस फॉलोअर से क्या लेने देना भाई, फॉलोअर एक्टिंग थोड़ी करेंगे, एक्टिंग तो यही करेगा। हाँ, सो आई थिंक वो जो बेचने का तरीका है वो बदल गया है। अभी आप उस ट्रैप में कितना आते हो एज ए फिल्म मेकर या ऐसे एक्टर या ऐसे ब्रांड, वो एक, लेकिन कास्टिंग होती है आजकल, ऐसे कास्टिंग होती है बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो, अगर मैं एक डायरेक्टर हूँ और मैं कास्टिंग के लिए किसी नए चेहरे को ढूंढ रहा हूँ, तो जो आते हैं, अगर उन्होंने सोनू शर्मा जी का नाम भेला तो उसके सामने लिखेंगे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, फलाना सोनू सूद का भेजा, मतलब वो ये नहीं लिखेंगे इसने क्या क्या किया है, क्या किया। तो आप भी देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो या वहाँ पे जाके देख लो और फिर देख लो इतने मिलियन। फिर लोग उस ट्रैप में भी आते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर लाइक फिल्में लॉन्च होती हैं पर अनफॉर्चुनेटली होता नहीं, क्योंकि वो किरदार में फिट नहीं होते। सो आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दैट। मेरी फिल्म में काम करने वाले मैक्सिमम लोग नए थे। मैंने जब रोडीज़ किया उसमें जो 4 लोग मुझे ठीक लगे फिल्म में उनको लिया गया। मेरा एडिटर की पहली फिल्म है जिसको लिया गया था, यश नाम का। तो मैंने बोला कि यार देख, मैंने ये जो फिल्म लिखी थी, मेरे माइंड में एक एडिट पैटर्न था इसका फिल्म का। मुझे याद है कि मेरी फेवरेट फिल्म्स में से जेसन बॉर्न की जो सीरीज़ है बड़ी है, बॉर्न आइडेंटिटी, बॉर्न सुप्रीमेसी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। टेक्निकली मैंने जब फिल्म को स्टडी करना शुरू किया तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसके एडिट पैटर्न्स बड़े अलग थे। कि एक एवरेज शॉट लेंथ, जिसको ASL बोलते हैं, कि एवरेज शॉट लेंथ 4.2 सेकंड का था एक, कि अगर 3,500-4 हज़ार शॉट्स हैं एक फिल्म के अंदर, तो अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो एक शॉट 4 सेकंड के ऊपर नहीं। फिर जब उन्होंने सेकंड पार्ट बनाया उसको और एवरेज शॉट लेंथ और कम कर दिया, 2.4 सेकंड, 2.2 सेकंड्स की कर दी था, कि और इतनी क्विक है कि लोगों को एंगेजिंग कर दी है। खटखट है भैया, आप सोचने का मौका नहीं देते। जब मैं
फतेह बना रहा था या उसके एक्शन या जो भी कर रहे थे, मैं उस चीज़ को जहन में रखा था कि मैं सोचने का मौका नहीं दूंगा कि कैसे करना। तो जो मैं एडिटर को भी चुना, अगर मैं किसी बड़े एडिटर को लेता तो वो अपने ढंग से बना के देता फिल्म या अपनी दुनिया बनाता। जो मैंने बोला कि तू मेरे साथ बैठ के, तेरे लिए भी एक लर्निंग है, मेरे लिए भी है, तू बैठ के मेरे को टाइम देना सुबह 8 से 10 घंटे कि हम इसको क्विक रखेंगे, फिल्म को सोचने का मौका नहीं देंगे ताकि लोग एंगेज रहें। तो उसके लिए पहली फिल्म थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि नए लोगों को पकड़ के आपको इसलिए नहीं लेना कि उनके फॉलोअर्स क्या है या उनकी कैपेबिलिटी क्या है, कि आप पे कितना, आप उन पे विश्वास करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी, फिर दो। एक सवाल यहाँ बनता है कि जो नया लड़का नई लड़की मुंबई जाना चाहते हैं करियर बनाने के लिए, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, कोई एक दो टिप सुन रहे हैं बहुत सारे यंगस्टर आपको मानते हैं, पहचानते हैं कि क्या 2-3 चीज़ें करनी है और क्या 2-3 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है? देखिए, एक चीज़ ये है कि वो कहते कामयाबी क्या है कि कहती हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रेथ अंडर वाटर, कि कितने समय तक आप सांस रोक के पानी के अंदर रह सकते हो। क्या बात ये है कामयाबी। हम जब जाते हैं तो हमें लगता है कि अचानक हमें कोई देखेगा, काम दे देगा, हमारा इंतजार कर रहा है पूरा मुंबई, कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। आप हर रोज़ फेल होगे, हर रोज़ इग्नोर किया जाएगा आपको, कई बार शोषण है, बिल्कुल है। देखिए, अगर आप होना चाहते हो तो है, आप चुनते कैसे हो। देखिए, हमेशा हर बंदे से एक वाइब मिलती है आपको, जब आप पॉजिटिव या नेगेटिव। जहाँ पे पैसा, कामयाबी, शोहरत, ग्लैमर होगा, वहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों की गिनती भी उतनी होगी। भरी हुई बस के अंदर ही जेब कतरे पाए जाते हैं, क्योंकि पर्स निकालना आसान होता है। वाह। तो इंडस्ट्री जो है वो भरी हुई बस है। जब आप बस में आप चढ़ोगे तो वहाँ पे कोई आपकी जेब काटने के लिए बैठा हुआ है। अभी आपको देखना कि पर्स अपना कैसे संभालना है। आपने बोला कि यार मुझे आके कोई चीट करके चलेगा, देखो बेवकूफ़ बना दिया, पैसे लूट लिए, तो वो तो लूटे क्योंकि आप लुटवाने आए हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं इंडस्ट्री में, पहले तो ये हैव फेथ इन योर सेल्फ कि भैया मुझे अपने पे विश्वास है, मैं ईमानदारी से कामयाब होऊंगा या होंगी। दूसरा, जो आप टाइमलाइंस तय करके आते हैं कि मुझे 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, हो सकता है 10 साल हो जाए, कि आप 10 साल तक टिके रह सकते हो उसी जुनून के साथ, तो आप टिको, नहीं तो नहीं टिको। तो और तीसरा, हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करो। ये मत सीखो कि मुझे आ गया, मेरे से बेहतर डांसर नहीं, मेरे से बेहतर एक्टर नहीं। आपको हर रोज़ सीखना है, हर रोज़ अपने आप को अपग्रेड करना है। और जिस दिन आपकी जो अपग्रेड कर रहे हो वो जर्नी रुक गई, उस दिन आपका पैकअप है। प्रोडक्शन में बहुत बेइंतहा पैसा भी बहुत सारी क्या कहते हैं फिल्मों में लगा और क्या कहते हैं आरओआई नहीं आया जी। तो प्रोडक्शन जब आप संभालते हैं, बैक एंड में संभाला ही होगा आपने इस पर्टिकुलर मूवी के लिए, तो प्रोडक्शन में पैसे बचाए जाते हैं या आंख बंद करके लगाते हैं कि रिटर्न तो आ ही जाएगा टाइप्स? बहुत सारे आंख बंद करके लगाते हैं, ख़राब करते हैं पैसे। जैसे कैसे ख़राब होते हैं? आप एक्टर जब सेट पे पहुंचता, 300-400 लोग हैं वहाँ पे, उनका मीटर चल रहा है, खाना भी खाएंगे, पर डे भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लाइट से लेके कैमरामैन से लेके टेक्नीशियन। अगर एक्टर अपना मेकअप वैन में समय बिताएगा और बाहर कम आएगा तो हर घंटे की तो वैल्यू है ना। आज अगर 25-30 लाख का एक दिन है तो 8-10 घंटे शूट कर दो, 3-4-5 लाख का दिन है, अगर 2 घंटे लेट कर दे तो गए पैसे। सो ये वेस्टेज बहुत होती है, बड़ी फिल्म्स के अंदर भी होती है कि कई बार आप टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, डायरेक्टर को उतनी तैयारी नहीं है, उसको पता नहीं, और हर शॉट ले रहा है कि चल भैया मैं हर शॉट ले लूँगा, भेज देंगे, एडिटर संभाल लेगा। तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, जो हम भी देखते हैं, हमारी फिल्म में भी हुई है। मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई सोनू भाई कि किसी के साथ धंधा करना ना, उसका पैसा ख़राब मत होने देना, वो तेरे से कमा के निकले। ये हमेशा याद रखना लाइफ में, जो भी बिजनेस करेगा। जब मैंने फतेह बनानी शुरू की थी, जी स्टूडियोज़ ऑन बोर्ड था, मेरी एक था कि ये पैसा कमा के निकलेगी, मैं नुकसान नहीं होने दूंगा स्टूडियो को। तो मुझे एक बजट दिया गया था, 30 करोड़ बजट है, इसके अंदर बनानी है फिल्म। उस समय सिर्फ दिल्ली पंजाब की शूटिंग थी और कोई जगह की शूटिंग नहीं थी। फिल्म बनाते बनाते मुझे लगा कि इसका पास शूट करना, तो मुझे अमेरिका आया कि या सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज पे, जहाँ पे कोई नहीं शूट करता वो शूट कर रहे हैं। इसका और पास का पोर्शन है, दुबई शूट करना है, प्लेन भी लगेंगे, हेलीकॉप्टर्स भी लगेंगे, कॉस्ट ऐड हो गया, कॉस्ट एडेड है, क्योंकि सोच लिया अभी राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, तो मुझे एक दूसरे से ही आपस में कन्विंस करना है। पर मैं बोला कि कॉस्ट पिक्चर के ऊपर नहीं आने दूंगा। मैं अकेला गया था अमेरिका शूट करने के लिए, मेरे साथ कोई असिस्टेंट नहीं था, कोई क्रू नहीं, अकेला गया अमेरिका शूट करने के लिए। वहाँ से लोकल क्रू पकड़ा, लोकल कैमरामैन लिया, लोकल एक्टर्स लिए, और मुझे 12 लोगों की परमिशन मिली थी गोल्डन गेट ब्रिज पे शूट करने की। सिर्फ बस खाने वाले भी उसमें रहेंगे, लाइटमैन भी रहेंगे, एक्टर 12 लोग की परमिशन में। 12 लोगों के साथ आप फिल्म देखें, कॉस्ट कटिंग करके देखें कि भैया इसको कैसे उसी लेवल का दिखाना है और कैसे दिखाना है। अगर कोई और मैं दूसरी मेरी फिल्म ही होती तो करीबन 10 करोड़ का खर्चा होता। मैं 18 से 20 लाख में शूट करके आ गया था उस सीक्वेंस को। जब दुबई गया, 4 लोग गए थे मैं यहाँ से, सारा लोकल क्रू वहाँ से लिया,
हेलीकॉप्टर्स हो, यॉट्स हो, अपने तरीके से अपने फ़ोन से बात करके लिया, 30 लाख में शूट करके आ गया था पूरा का पूरा, वापस आ गया। अगर मैं वो क्रू जाता तो 10 करोड़ खर्चा करके आता। तो मुझे लगता है कि वो जब आप कॉस्ट बिल्डअप करना शुरू करते हो प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी बोझ और होता है कि गाड़ी के अंदर अगर 4 पहिए लगे या 6 लोग बैठ सकते हैं, अगर आप 15 बिठाओगे बैठ तो जाएंगे वो, पर गाड़ी का कहीं ना कहीं शॉकअप्स ख़राब हो जाएंगे या कुछ ना कुछ सस्पेंशन ख़राब हो जाएगी। तो फिल्म भी वैसी है, जितना आप उस पर बोझ डालोगे वो शॉकअप्स या सस्पेंशन खराब करेगा ही करेगा। पूरे एक्शन सीक्वेंस में कोई हड्डी वड्डी टूटा कुछ? नहीं सर, सब बराबर है। मैं बड़ा सेफ एक्टर हूँ। मैं बड़ा 18-20 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक लगने नहीं कुछ नहीं किसी को। मैं बहुत कोई इंजरी नहीं, कुछ नहीं? नहीं, थोड़ी बहुत ही ऐसे लग जाती है, थोड़ा लग गया, बट ऐसा कुछ खास नहीं। तोड़फोड़ ज़्यादा नहीं हुई है? तोड़फोड़ बहुत हुई है फिल्म में, लेकिन मैं रियल में ऑफ कैमरा तोड़फोड़ नहीं होने दी। हम लोग बड़ी सेफ्टी से करते हैं, प्रोफेशनल से करते हैं। एंड आई एम अक्सर कई बार एक्टर मार देते हैं सामने वाले को, पर मैं बड़ा नाक भी टूटा था ना? मेरा बात करते करते याद आ गया मुझे, दबंग में टूटा था। टूटा क्या हो गया था उसमें? उसमें एक्शन, मैं किसी स्टंटमैन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तो उससे गलती होगी और उसका जो घुटना था सीधा मेरी नाक पे लगा, तो टूट गया था नाक। क्या कहते हैं, बोन क्रैक हो गया था? बोन क्रैक हो गया था। तो फिर शूट भी किया, खैर उस टूटे नाक के साथ मैंने कंप्लीट किया था अगले दिन, और फिर वापस जब बॉम्बे आया तो फिर वो ठीक करवाया मैंने। बस नाक के अलावा बाकी सब बाकी ठीक है, एक्शन में नहीं कोई टूटा पाया। तो यहाँ का एक्शन सीक्वेंस, और वहाँ उनके साथ भी किया था वो जैकी चैन के साथ, वहाँ में कोई फ़र्क रहता है इन दोनों, मतलब यहाँ इंडस्ट्री में और वहाँ में सेफ्टी मेजर को लेकर? या देखिए, सेफ्टी डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं जितने स्टंट लोग वाले। तो वहाँ वो कैसे मिल गए भाई साहब आपको, चीनी भाई साहब? जैकी, ये भी मैं पढ़ रहा था कि वो मैनिफेस्टेशन भी था कि सोनू भाई ने 6-7 साल पहले सोच लिया था एक दिन जैकी चैन के साथ शूट करेंगे टाइप्स। वो ऐसे ही मैं एक शॉर्ट फाइट कर रहा था, तो उन्होंने पूछा कि यार शॉर्ट फाइटिंग आप क्यों कर रहे थे? मैंने बोला क्या पता एक दिन जैकी चैन के साथ काम करे। 6-7 साल पहले मैंने ऐसे बोला था एक इंटरव्यू में, मुझे याद भी नहीं था। और फिर एक बार अचानक वहाँ से उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं एंड वी वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट। और शूटिंग भी शुरू करने के लिए मैं दुबई चले गया था। और फिर मेरे दोस्त ने वो एक कटिंग मुझे भेजा कि यार तेरा देख, तूने 6-7 साल पहले बोला था, न्यूज़ आर्टिकल था कोई, न्यूज़ आर्टिकल था टाइम्स में, तो उन्होंने भेजा और मैंने फिर जैकी चैन को दिखाया। ही सेड कि यार क्या बात है, यू नो दिस इज़ सो स्पेशल। और उन्होंने मांगी मुझसे वो कटिंग। तो आई थिंक कई बार आप मैनिफेस्ट करते हैं अननोइंगली और वो फिर हो जाता है लाइफ में। कैसे इंसान है जैकी चैन? वेरी ग्राउंडेड। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोस्टा से मेट। इतने बड़े स्टार हैं, आप सोच नहीं सकते कि इतने ग्राउंडेड हैं वो। सेट पे पहले जैसे एंट्री करेंगे, उनके हाथ में अगर कुछ खाने पीने का होगा तो लाइटमैन को, स्पॉट बॉय को, कैमरामैन को खिलाते आएंगे। फिर एक अपना बजाय, यार एक आज करो आइसक्रीम के स्टॉल्स बुला लो, सब आइसक्रीम खाएंगे, तो आइसक्रीम पड़ी रहती है, खुद बना के खिलाते रहते हैं। जयपुर में हम लोग शूटिंग करने आए थे, छोटा सा होटल था, यहाँ पे रुके थे। कहते मैं इधर ही सोऊंगा जहाँ क्रूज़ होता है। तो रात को खाना खुना बुलाया उन्होंने, कोई पिज़्ज़ा वीज़ा बुलाए होंगे, तो थोड़ा बहुत खाया वो, फिर और नहीं खाया, सो गए। फिर उठे हम लोग, मैं भी उठ के घूम रहा था वहाँ पे, 3:30-4 बजे थे, तो वो भी थे, अरे सोनू यार वेक में क्या, सुबह गोइंग टू द जिम एंड ऑल, सो चलो कुछ खाते हैं। तो वही खाने लगे। मैं कहना हम लोग कुछ बुलाते हैं, रात का बचा हुआ, रात का बजे, कहते नहीं चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वही खाना शुरू किया ना, गर्म करवाया। एक दिन चाइना में बोले मैं चलो खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तो हम, मैं, मेरा एक दोस्त था, खाना बनाने लगे मेरे लिए। खाना बनाया, आपने खाना खाया, और उनका एक ये था कि आप को चाहे पहली दफ़ा मिले, आप उनके बैठे हो, अगर आपने खाना छोड़ दिया तो कहें मैं खाना ले लूँ आपका क्या वाला, तो आपका खाना लेके आप प्लेट में अपना आपका खाना खाली कर देंगे और फिर वो खाना शुरू कर देंगे। तो उनको ये नहीं है कि इसका झूठा है या कुछ है, ऐसा खाना शुरू कर देंगे। कहते यार खाना क्यों वेस्ट करना ना, अच्छा है ना, बड़ी कैजुअली और रियल। वो आई थिंक वन एक्टर आई वुड से, जो मुझे लगता है कि जब वो शायद स्ट्रगल करने पहली दफ़ा आएंगे, जो बंदा है ना वही का वही अभी भी है, वो दैट मेक्स यू द रियल सेल्फ। उसकी जो चमक होती है ना चेहरे पे, वो अलग होती है जब आप एक्ट नहीं करते, जब आप रियल होते हो, जब आप सोचते नहीं यार मैं इस बंदे को जानते नहीं, उसका खाना है मैं खा रहा हूँ बीच में और आराम से खा रहे हो। सो आई थिंक दैट मेक्स यू नो अ पर्सन रियली सक्सेसफुल। वो एक शेर है ना कि मैं बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़ा होकर बड़ा होना। क्या बात है, सही। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपको बताते हैं कि यार लाइफ ऐसी जी जाती है। बिल्कुल, पैसा और सक्सेस और फेम हावी नहीं होने दिया। और मुझे लगता है ना कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ना दुआओं में बड़ा असर होता है। जो दुआएं होती हैं ना वो आपके रखती है। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि सोनू कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो वो जो लाइनें होती हैं, मुझे कोविड के दौरान वो नहीं थी, वो तब याद आती कि यू नो शायद आपकी ज़िंदगी की हाथों की लकीरों में जान बचाना लिखा हो। तो मदर मुझे लगता है दिन में कोई 50, 60, 100 बार याद तो आती होंगी।
हाँ आती है हमेशा, वो ज़िंदगी में साथ में चलती है मेरे। क्या बात है। कोई भी यहाँ पे भी अटकते हैं, जहाँ पे भी लगता है कि यहाँ रुक गए तो कोई ना कोई उनकी और बात मुझे याद तो आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब साथ थे तो सपोर्ट थी, जी। अब जब साथ नहीं है तो सपोर्ट बढ़ गई। बढ़ क्या वहाँ पे अच्छा कंट्रोल है क्या, अब तू चिंता मत कर, मैं यहाँ से कंट्रोल कर रही हूँ टाइप। बिल्कुल है, आई थिंक वो दैट कीप्स अस गोइंग। और मैं आज भी जब मैं जाता हूँ पंजाब जाता हूँ, मेरे मदर से सारे इतने हज़ारों लाखों लोग पड़े हुए हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि सुनो आज तू जिस मुकाम पे पहुँचा है ना, तेरे मदर का बहुत बड़ा हाथ है, तेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पहुँचने में। वो हमेशा ये सोचती थी कि तू ऐसा बनेगा, या उन्होंने काम मैं सोनू भाई अपने प्रोग्राम में ये बोलता हूँ लोगों को कि जब कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़िंदगी में होना तो समझ लो पीछे हाथ किसी और ने जोड़ रखे हैं। 100%। मतलब वो क्रेडिट खुद ना लें, बेटर या, रहेगा। या। तो सोचो पीछे कोई और है जो किसी ने हाथ जोड़े हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आपको ये सफलता मिली। मैं जैसे आप बोला ना, जो दुआएं होती है ना, मैंने उस दुआओं में एक अलग ताकत देखी है, 4-5 साल में तो और भी ज़्यादा देखी है। यू नो वो कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी कलम में दुआओं की स्याही डाल दो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो वो ये चक्कर है कि जब दुआएं आपके साथ जुड़ती हैं, फिर आप कुछ भी करने लगो, आपको कामयाबी अपने आप मिल जाती है, क्योंकि मिट्टी को हाथ लगाओ तो फिर सोना बन जाता है। बनता है, 100% बनता है। होता है ऐसा ना? 200%। मैं हाँ सही बात है, नहीं तो कितने लोग मेहनत करते हैं सुबह से रात तक। हमसे आप ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। मैं ना परसों रांची में था, तो मैं रांची में एक टाइम्स का इवेंट था, वहाँ पे गया और मैंने 2-3 घंटे बाद मेरा इवेंट था। मैंने वो जो अपना बॉय होता है काम करने वाला, उसको बुलाया कि मेरा यार सूट आयन करने के लिए दे दो, मैं जाना है। तो वो सूट आयन करने के लिए गया। तो जब वो आया वापस तो उसने सूट टांगा और फटाफट मेरे पैर ही हाथ लगाए। तो कहते सर आपने ना मेरे गांव के बड़े लोगों को झारखंड में घर भेजा था, बस मैं बड़ी इच्छा थी आप ही से मेरे को मिलना था, और मैं मिल लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं कह नहीं थैंक यू। तो उसने मुझे एक छोटी सी पर्ची दी, ऐसे नोटबुक से फाड़ी, एक उसके अंदर टूटी सी हैंड राइटिंग में उसने एक नंबर और अपनी बेटी का नाम लिखा था। क्या सर मेरी बेटी ने बीएड किया है इंग्लिश ऑनर्स के अंदर, और वो जॉब ढूंढ रही है, हम बड़ी तकलीफ़ में सर, अगर आपको भी लगे ना इसको जॉब दिला देना तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। मैं ठीक है, मैंने अपनी पॉकेट में वो रख लिया। मैं कोशिश करता हूँ। 2 घंटे बाद मैं टाइम्स के इवेंट पे गया। जब मैं स्टेज पे पहुँचा तो मैंने बोला कि यार, मैंने उनको वही इंसिडेंट बताई कि ऐसा ऐसा एक बंदे ने आके दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बिजनेस अवार्ड्स हो रहे हैं, आप में से एजुकेशन बैकग्राउंड का कौन बंदा है यहाँ पे? तो 2 लोगों ने हाथ उठाया कि सर हम हैं। ये पर्ची पकड़ा दी। हाँ, तो मैंने बोला कि यार देखो ये पर्ची है मेरे पास, ये लड़की ने बीएड ऑनर्स किया हुआ है और ये जॉब ढूंढ रही है। तो उन्होंने बोला सर हो गया जॉब, आप कल भेज देना, हो जाएगा जॉब। मैं कहा पहले देखना वो डिज़र्व करती है, आप अपना इंटरव्यू लेना, कुछ होना। और मैंने पर्ची दे दी। अगले दिन जब मैं रांची से जोधपुर में दूसरे इवेंट के लिए गया, मैंने सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में वो लड़की और उसके फादर को उस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए उसने मुझे पिक्चर भेजी जो वहाँ के ओनर थे कि सर इसका जॉब लग दिया है, फ्रॉम मंडे वो शुरू कर रही है जॉब। सो मुझे लगा कि मैं जब रांची गया झारखंड में, उस टाइम्स के इवेंट के लिए नहीं गया था। हाँ, उसके लिए गया था। मैं उसके जॉब दिलाने के लिए गया। किसी ने भेजा था कि किसी ने भेजा था कि जा तू वो जॉब दिला के आएगा। तो यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? मैं आई टोटली बिलीव। मुझे लगता है कि ऊपर वाला है, करवा रहा है हमसे, नहीं तो हमारे बस का काम नहीं है। उसके बिना नहीं हो सकता। उसके बिना मैं कोविड में 5-5 दिन नहीं सोया हूँ, पर मुझे 1% भी थकावट नहीं लगती, 1% झपकी नहीं लगती, नींद नहीं आती कि आज सो गया है कुछ है। सड़कों पे ही था, स्टेशन पे था, इधर से उधर सारी रात था, नींद नहीं आती थी। तो मुझे मेरी फैमिली बोलती थी इनह्यूमन है ये पॉसिबल नहीं है कि बंदे को ऑटोमेटिकली बॉडी गिव अप करती है, पर होता ही नहीं था, थकते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि शायद एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी एनर्जी थी जो काम करवा रही थी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया एंड आई थिंक इट हैपन्स। सो टू गुड सर। और मेरा तो मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्केड्यूल्स आपके टाइट हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको, आखिरी में शुभकामनाएं, और फतेह हासिल करें ऐसा हमारा और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट दिस टाइप ऑफ मूवी, जिसमें आप सब कुछ आप ही कर रहे हैं टाइप्स। और मैं भी जाऊंगा मूवी देखने के लिए। नॉर्मली तो फिल्में मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ये पक्का मैं कल के बाद परसों पक्का जाने वाला हूँ। करूंगा आपके फोन का। मैं पक्का जाऊंगा और वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा कि मैं देख रहा हूँ लाइव। अरे वाह, क्या सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप आगे इंस्पायर करते रहिए पूरे हिंदुस्तान को, और जो अंदर का स्पिरिचुअल सोनू सूद है, जो रिलीजियस है, जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, उसको वैसे ही बना के रखिएगा, वो कभी मरने मत दीजिएगा। थैंक यू सो मच सोनू भाई, बहुत मज़ा लगा एंड थैंक यू सो मच। लास्ट मिनट आप भी बड़ी दूर से भाग के हरिद्वार, मुझे पता है कि सिस्टर की वेडिंग थी, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आप स्केड्यूल से यहाँ पर आए, मिले, बड़ा अच्छा लगा एंड
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये हैं हमारे साथ सोनू सूद, जो मेरा ही हम नाम है, लेकिन मैं अभी बहुत पीछे हूँ। कोशिश करेंगे थोड़ा कोशिश करेंगे सोनू साहब के फुटस्टेप पे चलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली बार किसी और शानदार शख्सियत के साथ जल्द मुलाकात करता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। और फतेह जाके तुरंत देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।